हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का गुरु टॉक के एक नए एपिसोड में। इंडियन स्टूडेंट कम्युनिटी के बेस्ट शो गुरु टॉक में आप अभी तक बहुत सारे अलग अलग शहरों के बड़े बड़े गुरु से मिल चुके हो। इसी सीरीज में आज हम पहुंचे हैं पंजाब स्टेट के एक बड़े शहर बठिंडा में, जहां हम बात करने वाले हैं वहां के एक टॉप केमिस्ट्री के टीचर से, जो एक ऑथर हैं प्लस IIT ग्रेड हैं और पिछले 10-15 सालों से एजुकेशन फील्ड में अपने आप को लगाए हुए हैं। उन्होंने अपने खुद के निकाले हुए 700 से 800 बच्चे अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर चुके हैं और इंडिया के बड़े बड़े कॉलेजेस में अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम विनय सर से बात करेंगे कैसे IIT JEE और नीट में केमिस्ट्री की हेल्प से आसानी से सही स्ट्रेटेजी बना के क्रैक कर सकते हैं ये बड़े बड़े एग्जाम। आइए बिना किसी एडो के बात करते हैं विनय सर से। विनय सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मज़ा आ गया। अभी हमने बैक स्टेज में जो बात की ना, उससे मेरा एक्साइटमेंट एकदम बढ़ गया है। विनय सर और मेरे में एक चीज़ कॉमन है, वो है सुदर्शन क्रिया। सुदर्शन क्रिया बहुत फेमस टेक्निक है मेडिटेशन की, जो आर्ट ऑफ लिविंग की है। सर, इसके बारे में आप बताओगे ऑडियंस को कि मैं बताऊं? पहले मेरे ख्याल से आप ही बताइए, क्योंकि आप टीचर भी हो। सर देखिए, सुदर्शन क्रिया एक ब्रीदिंग टेक्निक है। हाँ, तो डे टू डे लाइफ में जो भी हमारे चैलेंज आते हैं तो हमारी एनर्जी को वो डाउन ले जाते हैं। Yes. तो अगर हमारी एनर्जी डाउन है तो जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें एफिशिएंसी कम हो जाती है। हाँ. तो सुबह उठ के बस 10-20 मिनट वो ब्रीदिंग टेक्निक करने से दिन भर हमारी एनर्जी मेंटेन रहती है। हाँ. तो जो भी चैलेंज है हम उसको अच्छे से पूरा कर पाते हैं। और आपने तो एक्सपीरियंस भी किया ना, आप अपने IIT के डेज से पहले जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, आपकी फैमिली में तो ये कल्चर था ही ये सब करने हाँ का? जी, मेरी फैमिली इससे जुड़ी हुई है। हाँ. तो मैंने क्लास 12th में ये प्रोग्राम सबसे पहली बार किया था। वाह। तो बहुत प्रेशर था तब, तो मुझे बहुत इसका फिर यूजफुलनेस रियलाइज हुआ। हाँ, करेक्ट। मैंने 2006 में किया था सुदर्शन क्रिया कोर्स नोएडा के एक सेंटर में, और सुदर्शन क्रिया करने के बाद मेरी ट्रांसफॉर्मेशन मैंने अपनी लाइफ में देखा। इनफैक्ट मेरी फैमिली ने देखा है, और अभी तो मेरी फैमिली के हर कोई करता है। तो आर्ट ऑफ लिविंग का जो ये सुदर्शन क्रिया कोर्स है, पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने इसको क्रिएट किया है, और दुनिया भर के 150 से ज़्यादा देशों में ये होता है। मतलब जब मैं बोल रहा हूँ 150 से ज़्यादा देशों में होता है, तो आप कास्ट, कीड, रिलीजन, वाइस से बिल्कुल ऊपर हट के इस चीज़ को सोचिए। ये कोर्स लगभग हर यूथ आजकल कर रहा है। इससे आपकी एजुकेशन में बहुत हेल्प मिलती है। मेरे कॉर्पोरेट लाइफ में बहुत हेल्प मिली। माइंड एकदम स्टेबल रहता है उसको करने के बाद। हाँ जी, मैं इसमें एक ऐड करना चाहता हूँ। हाँ. देखिए, स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, हाँ. पेरेंट्स मेनली आते हैं, तो जो इश्यूज लेके आते हैं ना, वो स्टडीज से रिलेटेड उतने नहीं होते। हाँ. वो ज़्यादा होते हैं, सर हमारा बच्चा बैठ के पढ़ाई में ध्यान ही नहीं लगता। हाँ. या पढ़ता है तो याद नहीं रहता। हाँ. स्ट्रेस बहुत लेता है। Correct. तो इन सब चीज़ों का जो एक सोल्यूशन है वो मेन स्ट्रीम एजुकेशन में नहीं है हमारे पास। हाँ. तो ये सुदर्शन क्रिया जो है उसका बहुत अच्छा एक सोल्यूशन है। हाँ, और इंडिया ने तो योगा पूरे वर्ल्ड को दिया है, और मेडिटेशन तो अल्टीमेट है। अगर मेडिटेशन करना आ गया तो आपकी लाइफ कंट्रोल हो जाती है। तो इस टॉपिक पे ना हम एक बार ज़रूर दूसरा एपिसोड करेंगे, क्योंकि सुदर्शन क्रिया इतना बड़ा टॉपिक है ना कि इस पे तो जितना बोला जाए कम है। लेकिन आजकल अगर आपके घर के आसपास अगर आपको ये कोर्स करना है ना, तो आप गूगल टाइप कीजिए, आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर सुदर्शन क्रिया कीजिए, कोई ना कोई टीचर आपके चारों तरफ जरूर होगा जो इस कोर्स को करने में आपको हेल्प करेगा। सर, अब वापस आते हैं इस इंपॉर्टेंट डिस्कशन के ऊपर। आप इतने यूथ आइकन हो, IIT से पढ़े हुए हो, आप एक कॉर्पोरेट जॉब भी कर सकते थे, आप टीचर क्यों बने, और वो भी केमिस्ट्री के क्यों? सर, अगर आप पूछेंगे केमिस्ट्री के क्यों बना, तो बाकी ऑप्शन फिजिक्स और मैथ ही बचता है। हाँ. तो अगर आप सब्जेक्ट का नेचर देखोगे ना, मैथ जो है वो लॉजिक ड्रिवन है। हाँ. फिजिक्स जो है वो लॉजिक ड्रिवन है। या हम बायो का देख लें तो बायो जो है वो मेमोरी ड्रिवन होती है ज़्यादा। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि आपको फिजिक्स में मेमोरी नहीं चाहिए। हाँ. या बायो में लॉजिक नहीं चाहिए, बट मैं ड्राइविंग फैक्टर की बात कर रहा हूँ। अगर आप केमिस्ट्री को देखोगे ना, तो केमिस्ट्री में आपको मेमोरी भी चाहिए और लॉजिक भी चाहिए। हाँ. तो दोनों चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो एज अ टीचर आपके पास ज़्यादा एवेन्यू होते हैं इनपुट देने के एक स्टूडेंट को। सो मुझे लगा कि ठीक है, अगर टीचिंग करनी है तो केमिस्ट्री टीच करेंगे। वाह. और वाई टीचिंग सर, अब ये तो मुझे सही में मुझे भी नहीं पता है, बस मुझे मज़ा आता है। Okay. मतलब मैं कॉलेज में भी, हमारे कॉलेज में 108 स्टूडेंट्स थे। हाँ. तो उसमें मेरा 8th रैंक था, तो मैं किसी भी अच्छी कंपनी में जाके जॉब कर सकता हाँ, था। ऑब्वियसली। बट एक लाइकिंग होती है कि मुझे पढ़ाना ही अच्छा लगता है, बच्चों के साथ डील करना अच्छा लगता है, और जब आप पढ़ाते हो आप बहुत कुछ और सीखते हो। वाह. सो इट्स माई पैशन कि पढ़ाना है। वाह. मैं जल्दी से दूसरे टॉपिक पे आता हूँ। जब आपने केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू किया, तो IIT JEE और नीट एक बड़े एग्जाम है जिसके ऊपर आप काम करते हो और एस्पायरेंट्स को हेल्प करते हो। तो मैं वेटेज की बात करता हूँ कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स IIT JEE के लिए, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपका नीट के लिए। तो वेटेज की अगर बात करूँ तो किस में कैसा वेटेज है IIT JEE में जो आपने दिया?
IIT JEE में तो सर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 3 सब्जेक्ट होते हैं, हाँ तो उनका इक्वल वेटेज है। ओके अगर आप मेडिकल की बात करेंगे हाँ तो बायोलॉजी का वेटेज ज़्यादा होता है उसमें ऑफ कोर्स। हाँ पर अगर हम ऐसे बात करें ना, देखिए अगर आपको चाहे नीट में बात करें चाहे हम IIT में बात करें, अगर आपको सिर्फ सिलेक्शन चाहिए अच्छे कॉलेज में हाँ तो आपका 2 सब्जेक्ट अच्छा होना इज सफिशिएंट। ओके पर अगर आपको टॉप रैंक लाना है तो तीनों अच्छे चाहिए, डेफिनेटली तीनों अच्छे चाहिए आपको, तीनों में मास्टरी होनी पड़ेगी। बट सिलेक्शन आपकी सिर्फ 2 सब्जेक्ट से ही हो जाएगी। ओके तो अगर सिर्फ 2 सब्जेक्ट से सिलेक्शन होती है तो फिर इजी टारगेट क्या है? हाँ। केमिस्ट्री। ओह इज इट? क्योंकि केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट में सबसे आसान होता है, हाँ लेंदी भी होता है, हाँ सिलेबस सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री का है पर डिफिकल्टी लेवल सबसे कम होता है उसका। ओह सो इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट के लिए। तो जब आप केमिस्ट्री पढ़ाते हो तो आप कौन सा टॉपिक पहले पढ़ाना चाहते हो कि सबसे पहला टॉपिक ये पढ़ाओ ताकि यहाँ से बेस डेवलप हो और इंटरेस्ट आ जाए केमिस्ट्री पढ़ने के लिए? ऐसा कुछ फिक्स नहीं है सर कि यही एक हार्ड एंड फास्ट रूल है। ये टीचर पे भी डिपेंड करता है जो पढ़ा रहे हैं, जो सामने स्टूडेंट बैठे हैं उन पे भी डिपेंड करता है पढ़ा रहे हैं। बट हाँ, थोड़े बहुत जो हैं, जैसे आप फर्स्ट स्टार्ट करेंगे तो आप सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे जिसमें आप मोल कॉन्सेप्ट पहले पढ़ते हैं। तो अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है तो बाकी सारी फिजिकल केमिस्ट्री में वो यूज होता है। ओके तो आपको पहले पढ़ना चाहिए आइडियली। तो इनऑर्गेनिक पहले पढ़ाई जाती है कि ऑर्गेनिक पहले पढ़ाई जाती है, या क्या पढ़ना चाहिए पहले? ये पहले चैप्टर जो मैंने बोला सम बेसिक कॉन्सेप्ट, ये पहले पढ़ना चाहिए। ओके उसके बाद आप पीरियोडिक टेबल स्टार्ट कर सकते हैं। ऑर्गेनिक सबसे पहले स्टार्ट नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसमें बहुत सारे कंपाउंड्स का नाम आएगा। फिर उसमें इनऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट यूज होंगे। जैसे ऑर्गेनिक, अगर ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर होता है सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अब उसमें केमिकल बॉन्डिंग भी यूज होता है जो कि इनऑर्गेनिक का चैप्टर है। तो अगर पहले से कोई अगर स्टार्ट कर देगा ऑर्गेनिक तो वो बात नहीं बन पाएगी। पर अगेन मैं फिर से यही बात बोलता हूँ कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। पढ़ाने वाला टीचर उसको किस तरह से प्रेजेंट कर रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। सो ये बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है सर। तो जैसे 11th क्लास में क्या पढ़ा जाता? दोनों, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों? हमारे टाइम पे तो दोनों ही पढ़ा जाता था। हाँ, स्टार्ट करते वक्त जैसे मैं अपना बता सकता हूँ, व्हेन आई स्टार्ट, मैं सम बेसिक प्रिंसिपल्स जो NCERT में जो फर्स्ट चैप्टर दिया मैं उसी से स्टार्ट करता हूँ। ओके फिर उसके बाद मैं पीरियोडिक टेबल में आ जाता हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आ जाता हूँ। मैं इस तरह से फ्लो फॉलो करता हूँ। ओके और वो इजी फ्लो है, स्टेप बाय स्टेप ऐसे करके कंसेप्ट खुलते चले जाते हैं। क्योंकि क्या है ना, फिर बाकी चैप्टर्स में वो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। हाँ। अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट ही नहीं आता तो आपके बाकी हर चैप्टर में मुझे नहीं पता कैसे कर पाओगे उसको आप। तो वो फर्स्ट चैप्टर होना चाहिए मेरे अनुसार। वेरी नाइस सर। एक चीज़ है कि मेमोराइजिंग स्किल चाहिए आपको बायोलॉजी के लिए डेफिनेटली, केमिस्ट्री के लिए भी मेमोराइजिंग स्किल ज़्यादा चाहिए कि उसमें एनालिटिक भी कुछ होता है? क्योंकि एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी या एज पर नेशन हमारा जो अब स्टैंडर्ड है पढ़ाई का वो चेंज हो रहा है। अभी हमें रट्टाफिकेशन वाले लोग नहीं चाहिए हिंदुस्तान में, राइट? न्यू स्किल्ड वाले चाहिए। तो केमिस्ट्री कैसे प्लेस करती है? उसमें क्या एट्रीब्यूट ज़्यादा काम आता है? कॉग्निटिव एनालिसिस, एनालिटिकल एनालिसिस ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, मेमोराइजिंग स्किल अच्छा होना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है? सर दोनों चाहिए। देखिए ओके केमिस्ट्री में ना नो डाउट रटना तो पड़ता है। हाँ। मैं इस बात को डिनाई नहीं कर सकता कि रटना ही नहीं पड़ेगा। Okay. पर इतना भी नहीं रटना पड़ता कि हम दिन भर बोलते हैं बहुत रट्टू है केमिस्ट्री। उसमें बहुत ब्यूटीफुल लॉजिक्स भी होते हैं। Okay. नॉर्मली क्या है ना, स्टूडेंट बहुत सारी चीज़ों को समझते नहीं, उसको भी लेबल कर देते हैं कि इसको रटना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता। 30% 20% रटना भी पड़ता है, लेकिन 70-80% लॉजिक है। आप पीरियोडिक टेबल को उठा के देखो सर, क्या ब्यूटीफुली डिज़ाइन, मतलब मुझे ना गूज़बम्स होने लगते हैं कि यार क्या डिज़ाइन किया है पीरियोडिक टेबल। ऐसे एक वाव की फीलिंग आती है। 150 साल लगे हैं, कितने साइंटिस्ट का उसमें एक योगदान है पीरियोडिक टेबल को डेवलप करने में, क्या लॉजिक है उसमें। तो बहुत लॉजिक भी है उसमें सर। मुझको और मेरे फ्रेंड लोगों को ना पीरियोडिक टेबल ने बहुत परेशान किया था स्कूल लाइफ में। ऐसी कोई ट्रिक है आपके पास कि पीरियोडिक टेबल पढ़ो और वो ट्रिक आके याद हो जाए? हाँ सर, ये तो बहुत आसान है। आप मेरे YouTube चैनल पे जाएंगे, वहाँ मैंने ट्रिक बताई भी हुई है। एक मैं आपको बता भी देता हूँ। प्लीज। तो F ब्लॉक के एलिमेंट्स को बहुत डिफिकल्ट माना जाता है याद करना, तो मैं आपको एक उसकी ट्रिक बताता हूँ। लेडीज कांट पुट नीडल प्रॉपरली इन स्लॉट मशीन। ओके। लेडीज का मतलब हो गया लेंथेनॉइड। ओके। कांट का मतलब हो गया सीरियम। पुट का मतलब प्रेसोडीमियम। नीडल का मतलब नियोडीमियम। ओके। प्रॉपरली का मतलब प्रोमीथियम। इन स्लॉट मशीन का मतलब समेरियम। 6 हो गए। अगला, एवरी गर्ल ट्राइज डेली। एवरी से आ गया यूरोपियम, गर्ल से आ गया गैडोलिनियम, ट्राइज से आ गया टर्बियम, डेली से आ गया डायस्प्रोसियम। हाउ एवर एवरी टाइम यू वुड लूज। हाउ एवर से आ गया हॉल्मियम, एवरी से आ गया अर्बियम, टाइम से आ गया थूलियम, यू वुड से आ गया इट्रेबियम, लूज से आ गया लुटीटियम। मैंने आपको 15 एलिमेंट बता दिए।
ऑसम गाइस, इसके लिए तो लाइक बनता ही बनता है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। ऐसी ऐसी जबरदस्त पीरियोडिक टेबल आपने इतने आसानी से बता दी। आप मेरे टाइम पे क्यों नहीं थे जब मैं ये अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा था 11th-12th क्लास में। ऑसम, ये आपने अपने साथ सीखी या फिर? सर ये तो बहुत इजीली आपको YouTube पे मिल जाएगा। हाँ। पर कुछ ऐसी ट्रिक्स भी हैं जो आपको नहीं मिलेंगी YouTube पे, वो हमने पढ़ा के सीखी। नहीं सर, मैं आपको जाने नहीं देने वाला। मुझे आप एक ट्रिक और बता के जाओ, कोई और ऐसी डिफिकल्ट ट्रिक जिससे एग्जाम निकलना बड़ा आसान हो। ये तो बड़ा मजेदार हो गया। एक मैं अभी जस्ट जो चैप्टर मैं ले रहा था, पढ़ा ही रहा था क्लास में, मुझे वो याद आ रहा है। हाँ। वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सॉल्ट एनालिसिस ना एक दुखती हुई रग है, मतलब डेफिनेटली द मोस्ट डिफिकल्ट कांसेप्ट। हाँ। तो बच्चे उससे भागते हैं कि इसको तो छोड़ देंगे। हाँ। 2 क्वेश्चन आने, इसको छोड़ देंगे, ये नहीं कर पाएंगे। हाँ। बट मैं बताता हूँ इतना डिफिकल्ट नहीं है सर। इसमें भी ब्यूटी देखनी पड़ती है, कितना लॉजिकल तरीके से इसको समझ सकते हैं हम। एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। सॉल्ट एनालिसिस में एक टॉपिक आता है, आपको वेट एनालिसिस करना पड़ता है। उसमें आपको सॉल्ट का एक सोल्यूशन दिया होता है, उसमें आप एक रीजन डालते हो। हाँ। जब आपने एक रीजन डाला तो उसमें कुछ प्रेसिपिटेट हो जाएगा। सेम रीजन में फिर से डालिए, वो जो प्रेसिपिटेट है फिर से डिसॉल्व हो जाएगा। तो अब पहले तो आपके साथ पहले सॉल्ट क्या था, हाँ। यही नहीं पता था आपको। वही करीब 30-40 सॉल्ट हो सकते हैं। हाँ। फिर रीजन डालोगे, वो अलग अलग रीजन हो सकते हैं। फिर सेम रीजन डालने के बाद उनमें से कुछ प्रेसिपिटेट करेगा, कुछ नहीं करेगा। अगर एक एक याद करने जाएंगे ना, हाँ। इतनी बड़ी किताब सिर्फ सॉल्ट एनालिसिस की ही हो जाती है, इसलिए बच्चे डरते हैं। बट मैं एक रीजन की एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। जैसे NaOH है या कोई भी KOH है, बेस है, मतलब OH नेगेटिव है जैसे, हाँ। तो उसको अगर आप डालते हो सॉल्ट के सोल्यूशन में, तो सिर्फ वही हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट होंगे जो सॉल्युबल नहीं है। तो जो सॉल्युबल हैं वो कौन से हैं, बस ये याद कर लीजिए। ग्रुप 1 के, ग्रुप 2 में बेरियम और स्ट्रोंशियम, बस यही सॉल्युबल है। इसके अलावा कोई हाइड्रोक्साइड आ जाए, उसने प्रेसिपिटेट होना ही होना है। तो इतने सारे कवर हो गए। कैल्शियम जो होता है वो पार्शली सॉल्युबल होता है ग्रुप 2 में। अब उसके बाद जब प्रेसिपिटेट हो गया, उसके बाद आप एक्सेस ऑफ NaOH जब डालते हो, अब देखो जो प्रेसिपिटेट हुआ पड़ा है वो एक बेस है। आपने ऊपर से और बेस डाला है NaOH, तो बेस का तो रिएक्शन होता नहीं है। अब आपका लॉजिक क्या कहता है, अगर वो नीचे वाला जो प्रेसिपिटेट है वो एम्फोटेरिक हुआ ना, तो ही वो रिएक्ट करेगा। तो अब एम्फोटेरिक कौन से होते हैं, जिंक हो गया, लेड हो गया, क्रोमियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, बेरिलियम हो गया, ये सब एम्फोटेरिक होते हैं। तो वही एक्सेस में डिसॉल्व करेंगे, ये लॉजिक हो गया। तो आप मुझे बताइए कहाँ लॉजिक नहीं है केमिस्ट्री में, अगर आप समझने वाला चाहिए। नहीं तो इसको 50 रिएक्शन अलग अलग रटते फिरते हैं लोग। बिल्कुल, ये तो इतना कॉम्प्लेक्स टॉपिक है कि इसको कई सारे टीचर टच भी नहीं करते कि कैसे पढ़ाया जाए। आपने इतने आसानी से कर दिया। मेरे ख्याल से आपके जो स्टूडेंट होंगे वो तो केमिस्ट्री को उछलते कूदते हुए सॉल्व करते होंगे। और अगर ऐसे कुछ करने हो तो मुझे लगता है कि बड़ा एपिसोड बनाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी आप कुछ ऐसे कोई क्लास लेते हो ताकि हमारे स्टूडेंट या फिर जो ये एपिसोड देख रहे हैं आपसे कनेक्ट हो सकें डिजिटली? हाँ सर, लाइव हम पढ़ाते हैं, लाइव क्लासेस लेते हैं ऑनलाइन जूम पे, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जूम पे जो सर का नंबर है वो नीचे लिखा हुआ है, उस नंबर पे आप सर को फ़ोन कर सकते हो या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। सर की टीम आपसे बात करेगी और जूम पे सर से आप ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स ले सकते हो। पीरियोडिक टेबल इतनी आसानी से बताया। सॉल्ट एनालिसिस ऐसा टॉपिक है जिसको कई टीचर, कई फैकल्टीज हाथ भी नहीं लगाते और जेई में उसमें सवाल आते ही आते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम आपकी आसानी से सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच सर, ये 2 चीज़ें बताने के लिए। बड़ा ही मज़ेदार जा रहा है ये सेशन। मुझे अब आपसे ये चीज़ पूछनी है कि सिलेबस को लेके कैसा प्रायोरिटाइज करना चाहिए, कि क्या सिलेबस होना, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ होता है कि एनटीए ने बोला अभी सिलेबस ये है, कभी निकलने में देर होता है, 2 साल पहले कुछ और था, इस साल अभी कन्फ्यूजन है। तो ये सालों साल चलता रहता है। तो क्या एक स्ट्रैटेजी होती है IIT जेईई की प्रिपरेशन करना, क्योंकि हम तो वेट नहीं कर सकते नोटिफिकेशन का, राइट? तो कैसे यूटिलाइज करना है टाइम को, क्या स्ट्रैटेजी है? सर देखिए, अभी टाइम ऐसा चल रहा है कि एनटीए की तरफ से नोटिफिकेशन आया नहीं है कि व्हाट इज़ द फाइनल सिलेबस। हाँ। तो जो कन्फ्यूजन वाला पार्ट है उस पर फोकस ना करें। हाँ। जो बिल्कुल क्लियर पार्ट है उस पर फोकस करना चाहिए हमको। क्लियर पार्ट क्या है भाई, देखो जो एनसीईआरटी में नए सिलेबस आया है वो तो पक्का ही आएगा ना। जो पिछला सिलेबस था वो थोड़ा बहुत कट गया, वो अभी डिलाइमा है कि IIT में आएगा या नहीं आएगा। तो उस पर फोकस ना करके जो चैप्टर सर्टेनली एनसीईआरटी ने बोला है पहले वो पढ़ने चाहिए। ओके, वहाँ से शुरू। एनसीईआरटी तो खैर बेस है, उसको तो करना ही चाहिए। तो एनसीईआरटी में जो चैप्टर है, एक्चुअली पिछले साल सर क्या था, 16 चैप्टर थे क्लास 11 की अगर बात करूं। हाँ। इस बार उसको काट के 10 चैप्टर कर दिया गया। हाँ। तो अभी डिलाइमा ये है कि वो 6 चैप्टर आएंगे या नहीं आएंगे। मैं कहता हूँ उसमें आपको पढ़ना ही क्यों है। हाँ। 10 तो आएंगे ये पक्का है ना। हाँ। और 10 पढ़ना शुरू करिए, 10 होते होते अक्टूबर नवंबर आ जाएगा। अक्टूबर, तब तक हम अक्टूबर नवंबर में पहुंच चुके होंगे, तब और पता चल जाएगा। वाह। एक चीज़ और है सर, डिलेमा की आपने बात की ना, तो एक्सेप्शंस की बात करते हैं, तो बहुत सारे एक्सेप्शंस है केमिस्ट्री में, उसके ऊपर आप कुछ एक बताइए, कुछ पॉइंट बोलिए। देखिए सर,
एक्सेप्शन तो मैं आप चलो मुझे एक बात याद आ गई, एक्सेप्शन से मैं आपको एक बात बताता हूँ। केमिस्ट्री में अगर एक्सेप्शन ना हो तो देखिए क्या हो। हाँ। ग्रुप 16 की बात करते हैं, ग्रुप 16 में एलिमेंट्स होते हैं, उनके हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड्स जो हैं उनका डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए अगर हम लॉजिक से जाएं तो हाँ। सबसे पहले आता है कंपाउंड ऑक्सीजन का, फिर सल्फर का, फिर सेलेनियम का, फिर टेलूरियम का, फिर पोलोनियम का। तो जैसे जैसे नीचे आएंगे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए एज पर लॉजिक। करेक्ट। अच्छा ठीक है, अब लास्ट वाले गैस होते हैं, लास्ट वाला का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, लास्ट वाले गैस हैं, तो पहले वाले का बॉइलिंग पॉइंट तो और भी कम हो गया। हाँ। तो वो तो पक्का ही गैस होगा। वाटर गैस होता है? बिल्कुल नहीं, लिक्विड होता है। हाँ। वो एक्सेप्शन ना हो, देखिए क्या होगा आपका। हाँ। तो वाटर लिक्विड है, इट इज एन एक्सेप्शन। हाँ। क्योंकि नेचर को आपका ध्यान रखना है भाई। तो इन एक्सेप्शन की भी कोई ट्रिक है क्या, जैसे याद करने के लिए, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स बनाता है केमिस्ट्री को? सर देखिए वही बात है, कॉम्प्लेक्स होता नहीं है। अब आप एक बात समझिए, केमिस्ट्री एक अप्लाइड सब्जेक्ट है। आप नेचर को स्टडी कर रहे हो, केमिकल्स को स्टडी कर रहे हो। हाँ। तो उसमें भी लॉजिक ढूंढ देना, मुझे तो वो ब्यूटीफुल लगता है। अब उस लॉजिक में हर चीज़ फिट नहीं होगी, तो भाई उसका अलग लॉजिक है, वो फिट क्यों नहीं हो रही। तो बहुत बार तो ये होता है कि स्टूडेंट उसको लिमिटेड लॉजिक से देखने लगता है, इसलिए उसको लगता है एक्सेप्शन ज़्यादा है। एक्चुअली इतनी ज़्यादा है नहीं एक्सेप्शन। जैसे मैंने अभी आपको सॉल्ट एनालिसिस का एग्जांपल दिया कि एम्फोटेरिक अगर वो है इसलिए वो डिसॉल्व हो रहा है। अब किसी को पता नहीं चलता, फिर वो एक्सेप्शन में रटता फिरेगा कि ये नहीं, ये डिसॉल्व हो रहा है एक्सेप्शन है, ये नहीं हो रहा है एक्सेप्शन नहीं है। करेक्ट। तो इट इज़ बोथ वेज। वाओ, कितना मेस्मराइजिंग हो रहा है डिस्कशन। मैं एक लाइटर नोट की तरफ जाता हूँ कि आप जैसे टीचर अगर मिले तो उनके पास तो BMW की लाइन लगी हो कि हर बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको खींचे अपनी तरफ, तो कितनी BMW है आपके पास अभी तक? सर देखिए, मैं हाथ जोड़ के आपसे बोलता हूँ, टीचिंग फील्ड में हम आए हैं ना, तो ध्यान अपना सरस्वती जी की तरफ होना चाहिए। हाँ। लक्ष्मी की तरफ नहीं होना चाहिए। लक्ष्मी तो बाय प्रोडक्ट है, वो आ जाएंगे, वो आशीर्वाद दे देंगे, वो आ जाएंगे। क्योंकि अगर ध्यान हमारा पैसे की तरफ हो गया ना सर, फिर कहीं ना कहीं विद्या छूट जाती है। तो टीचिंग फील्ड में आए तो क्योंकि हमारे लिए हो सकता है वो कुछ फ्यू थाउजेंड रुपीज हो, पर सामने वाले के लिए पूरा करियर होता है। तो करेक्ट। सर एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, हमें आपके बारे में जब बात करें तो हमको मालूम चला कि आपने ऑलरेडी किताबें लिख दी और 5 किताबें लिखी हैं। तो एक किताब तो मेरे पास ये है, केमिस्ट्री क्लास 12 टॉपिक वाइज सॉल्यूशन टू NCERT क्वेश्चंस। ये किताब अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, आप जाके ढूंढ सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में भी हमने इसका लिंक दिया हुआ है, इसके बारे में बताया हुआ है, इस किताब के बारे में। तो सर इस किताब के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि ऑलरेडी इतनी किताबें हैं, फिर ये किताब क्या नया कंसेप्ट है? सर ऑलरेडी इतनी किताबें, ये एक मेजर इशू था, बहुत प्रॉब्लम था। मैंने ये किताब क्यों लिखी ना, अपना काम आसान करने के लिए लिखी है मैंने। क्योंकि हम जब बच्चों को पढ़ाते थे तो एक स्टेज ऐसी आती थी टुवर्ड्स द एंड, अक्टूबर में जाके, नवंबर में जाके, जब पेरेंट्स इतने कंफ्यूज हो जाते थे कि हम बच्चे को कंपटीशन की तैयारी करवाएं या बोर्ड की तैयारी करवाएं, या हम कराएं क्या, क्योंकि हमारा बच्चा कंपटीशन कर नहीं पा रहा। अगर हम कंपटीशन की तैयारी कराते रहे बोर्ड भी छूट जाएगा। और ये क्या है ना सर, ये प्रॉब्लम 90% ऑफ स्टूडेंट फेस करते हैं, क्योंकि सारे लोग तो IIT क्वालिफाई कर नहीं सकते ऑब्वियसली। उनके लिए ये बुक परफेक्ट है। तो मैंने क्या किया है, NCERT और NCERT एग्जाम्पलर, जो कि CBSE ने बताई हुई बुक्स हैं, उनके क्वेश्चन उठाए हैं, उनको टॉपिक वाइज क्लासिफाई कर दिया है। आप एक चैप्टर को उठाएंगे ना, उसमें 15-16 टॉपिक मिलेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव। हाँ, मैंने इस किताब को देखा और ये सब देखा कि आपने इसमें एक QR कोड भी लगाया है। तो ये जब आप देखोगे इंडेक्स में तो QR कोड है, और सर ने मुझे बताया था कि जब QR कोड पे आप क्लिक करोगे, कैमरा लाओगे, तो आपको सीधा YouTube लिंक पे जाएगा और जहाँ पे वो टॉपिक सॉल्व किया हुआ है। इट्स वेरी इंटेलिजेंट वे टू टीच। मैंने क्या किया ना सर, जो मैंने इसका आंसर लिखा है ना, वो ये ध्यान रखते हुए लिखा है कि बच्चे को IIT भी देना है, नीट भी देना है। तो उस क्वेश्चन जो पूछा गया, उसकी नॉलेज का जो लेवल है वो IIT और नीट की लेवल का है, और क्वेश्चन बोर्ड के हैं, तो दोनों पर्पस उससे सॉल्व हो जाते हैं। प्लस वीडियो सोल्यूशन में मैंने उस क्वेश्चन को करने के लिए जो थ्योरी चाहिए, वो थ्योरी भी बताई है वीडियो सोल्यूशन मैंने उस क्वेश्चन के साथ। तो पूरा डिटेल्ड एक पैकेज तैयार किया हुआ है। वाह। तो ये हार्ड कॉपी आप मंगा सकते हो, और इसमें अंदर QR कोड है, उसमें आप क्लिक करोगे तो आप सीधा सर के चैनल पे जाओगे, जहाँ पे वो टॉपिक को सर ने सॉल्व करके बताया हुआ है। तो इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता पढ़ाई करने का, और आई थिंक ये 750 रुपीज़ की किताब है, इट्स वर्थ बाइंग, राइट सर? सर अब मैं एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आता हूँ कि आपने सेल्फ स्टडी करी, जो आपने बताया IIT की प्रिपरेशन आप कर रहे थे, और कई लोग कोचिंग करके भी निकलते हैं। तो हाउ टू प्रायोरिटाइज, की बड़ा कन्फ्यूजन होता है 10th क्लास के बाद कि सेल्फ स्टडी करें या फिर होम ट्यूशंस करें या इंस्टीट्यूशनल कोचिंग में जाएं या वेब और मोबाइल एप्लीकेशन से पढ़ें। तो व्हाट इज द राइट वे टू क्रैक सच डिफिकल्ट एग्जाम्स? मैं बहुत खुश हूँ सर आपने ये क्वेश्चन पूछा। क्योंकि ना ये सही में स्टूडेंट फेस करते हैं ये जो डिलाइमा है। मैंने सेल्फ स्टडी करी थी, तो मुझे रियलाइज़ हुआ ना कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए था। एक प्रॉपर गाइड होने से ना बहुत सारी चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए उससे आप बच जाते हो। तो क्योंकि 10th तक क्या होता है,
10th तक सिलेबस बहुत लिमिटेड होता है। यू हैव टाइम कि आप गलती करके अंडू करके उसको दोबारा पढ़ सकते हो, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ 11th-12th में टाइम बहुत लिमिटेड है, सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, तो आपके पास गलती करने का टाइम नहीं होता। देखिए, अगर टाइम ज़्यादा हो ना, मैं आपको बोलूँगा सेल्फ स्टडी करो, क्योंकि जो ठोकर खा के आदमी सीखता है वो ज़्यादा समय तक याद रहता है। बिल्कुल। बट यहाँ टाइम का बहुत इशू है, तो एक प्रॉपर गाइड होने से आपको जर्नी बहुत आसान हो जाती है। तो ज़रूर से आपको किसी के अंडर ही पढ़ाई करनी चाहिए। ओके। और कंपटीशन लेवल भी तो बढ़ता ही जा रहा है, कम तो हुआ नहीं है। गाइड थोड़ी सी वो जर्नी को आसान कर देते हैं, क्योंकि आप इधर उधर भटके हैं, उस टाइम को आप यूटिलाइज कर सकेंगे। बिल्कुल। देखिए, अगर आप बिना किसी कोचिंग के, मान लो आपका 5,000 रैंक आता है, वही किसी की हेल्प आप लोगे ना, आपका रैंक 100 भी आ सकता है। तो आपकी एफर्ट उतनी रहेगी, तो सामने वाला आपको बहुत आगे ले जा सकता है। वेरी नाइस, आई लव दिस। मुझे सर एक चीज़ बताइए कि अब आपने केमिस्ट्री की बात की, आपकी बुक की भी बात हुई, वो कौन सी बेसिक बुक है ये तो होनी चाहिए आपके पास, इसके बिना तो होगा ही नहीं सिलेक्शन? देखिए सर, अगर आप स्टेप वाइज बात करेंगे, सबसे पहले एनसीईआरटी, ओके, उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये दोनों तो आपके पास होनी ही चाहिए। आपको चाहे बोर्ड देना है, चाहे आपको नीट देना है, चाहे आपको आईआईटी देना है, इनकी तो मास्टरी आपको होनी चाहिए। इसलिए मैंने वो 2 बुक्स लिखी हैं, तो वो दोनों तो मस्ट हैं। ओके। उसके बाद अगर आपके पास एक प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर की बुक्स आती हैं सॉल्व करने के लिए, वो सॉल्व करिए। उसके बाद भी टाइम बचता है तो बहुत सारी अच्छी बुक्स हैं मार्केट में। तो आप ऑर्गेनिक के लिए, जैसे मान लीजिए आप MS चौहान सर की बुक ले सकते हो, हिमांशु पांडे बुक आती है वो ले सकते हो, या फिर फिजिकल के लिए अवस्थी सर की बुक आती है, वो आप सॉल्व कर सकते हो। फिर इनऑर्गेनिक के लिए जायसवाल सर की बुक आती है, वो सॉल्व कर सकते हो। तो दिस इज़ मोर देन सफिशेंट। और दूसरी बात क्या है ना सर, क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए, क्वांटिटी पे नहीं ध्यान देना चाहिए। आपको एक क्वेश्चन जो है एक टॉपिक का, कोशिश ये होनी चाहिए कि जो आपको क्लास में कराया गया है उस नॉलेज को आप खुद से अप्लाई करके सॉल्व करने की कोशिश करें, बजाय कि आप सेम क्वेश्चन 3 बुक से पढ़ रहे हो विदाउट अप्लाइंग योर माइंड। तो वो 3 बुक उतना आपको बेनिफिट नहीं देगी, क्योंकि आपने अप्लाई अपना मन नहीं किया, आपने बस सोल्यूशन पढ़ लिया। ओके। एक अप्लाई कर लीजिए, वो ज़्यादा बेनिफिट देगा। ऑसम। सर, वो कौन सा टॉपिक है या वो कौन से ऐसे 5 टॉपिक हैं जो हर बार आते हैं? IIT JEE के एग्जाम में भी आएंगे, केमिस्ट्री में और नीट में भी आएंगे, जिनको छोड़ ही नहीं सकते आप? मतलब सर देखिए, ऑर्गेनिक में देखें तो आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि वो जान है पूरी ऑर्गेनिक की। वो अगर आपका वीक है तो बाकी चैप्टर सारे आपके, वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं हो पाएगी, फिर रटना पड़ेगा। तो आप कह सकते हैं ना, आत्मा है उसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। सिमिलरली इनऑर्गेनिक में अगर हम देखें तो केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल, ये तो आपको बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। नहीं तो आपकी पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको आपने बोला रटना पड़ता है, वो इसलिए रटना पड़ता है क्योंकि आपने ये चैप्टर अच्छे से नहीं करे। फिर फिजिकल में तो फिर मोल कंसेप्ट सबसे पहला चैप्टर आता ही है, तो सबसे पहले वो करना चाहिए। और उसमें फिजिकल में तो बहुत न्यूमेरिकल भी होता है, न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो बाकी फिजिकल का बहुत सारा पार्ट, फिजिक्स जैसे थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है, फिजिक्स में भी कॉमन होता है, ऐसे निकल सकते हैं। वेरी नाइस सर। अब मैं क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ रहा हूँ, बट जाते जाते केमिस्ट्री को लेके ना, आप पढ़ तो रहे हो, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, अलग अलग किताबें हैं, फिजिकल है, इनके नोट्स तो बनाने ही पड़ेंगे। तो व्हाट इज़ द राइट वे टू क्रिएट नोट्स? ओके, देखिए सर, नोट्स बनाने का एक ही मैं आपको बताता हूँ। दे शुड बी प्रिसाइज एंड दे शुड बी कॉन्साइज, और उसमें कुछ मिस नहीं होना चाहिए। ओके। एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ मैं। जैसे इक्विलिब्रियम चैप्टर मान लो आप पढ़ रहे हो, उसमें बहुत सारे टॉपिक होते हैं। एक टॉपिक मैं उठा के एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स का आपने टॉपिक पढ़ा, तो उसका कंक्लूजन पता है क्या है? अगर H+ की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁶ है तो pH 6 होगी, 10⁻⁵ है pH 5 होगी, 10⁻⁴ है pH 4 होगी। जैसे ही 10⁻7 से और आप डाइल्यूट करते हो, 10⁻7 है तो pH 7 नहीं होती, 6.79 होती है। अगर आप 10⁻8 करते हो तो pH 6.97 होती है, 10⁻9 करते हो तो pH 7 ही रहती है, फिर 777। ये अब मुझे बताइए, इतना लिखने में कितना पेज लगेगा? आधा पेज लगेगा। एक टेबल बना के आधा पेज लगेगा। लेकिन अगर आप जो क्लास नोट्स देखेंगे, उसमें हो सकता है टीचर ने इसको 3-4 पेज में एक्सप्लेन किया हो, तो उन 3-4 पेज का समरी ये हो गया। तो इसमें मैंने कोई मिस भी नहीं किया, कुछ सारा इन्फॉर्मेशन भी आ गया, कम समय में भी हो गया। जैसे फिर आगे बढ़ते हैं, जैसे वीक एसिड का हो गया। वीक एसिड की एक लाइन में समरी लिखी जा सकती है कि अगर वीक एसिड का K/C लेस देन 25 × 10⁻⁴ है तो आप 1 - अल्फा को 1 ले सकते हो। अगर वो नहीं है ऐसा, इट इज़ ग्रेटर दैन 25 × 10⁻⁴, तो आपको 1 - अल्फा को 1 नहीं लेना, ख़त्म। इतनी ही समरी है वीक एसिड की। पढ़ाने में 3-4 पेज लगे होंगे, पर इसको समराइज करके इतने में लिखा जा सकता है। तो ऐसे कर करके ना पूरा चैप्टर 3 से 4 पेज में आ जाएगा। और ये होना बहुत ज़रूरी है सर। अगर आपने ऐसी शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, इसके 2 नुकसान होंगे।
एक तो जब आप कंपटीशन एग्जाम देने जाएंगे, आपने 2 साल पहले क्या पढ़ा है आपको पता ही नहीं होगा। करेक्ट। तो उसको आपको फिर से मास्टर करना है, तो आप सारे नोट्स तो पढ़ नहीं सकते। करेक्ट। लास्ट डे पढ़ने हैं आपको वो सारे। हाँ। तो शॉर्ट नोट्स यहाँ पे आपको बहुत हेल्प करेंगे। दूसरा, आप ज़्यादा टेस्ट दे सकते हो। हाँ। मान लीजिए अब टेस्ट देने चाहिए ज़रूर से। हाँ। मान लीजिए आपने आज कोई चैप्टर पढ़ा, आपको टेस्ट उसका 3 महीने बाद देना है। बिल्कुल। तो 3 महीने बाद आपको जल्दी तैयारी कैसे करोगे आप, अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स आएंगे। और मैंने देखा है जिनके पास शॉर्ट नोट्स नहीं होते ना, क्योंकि वो तैयारी कर नहीं पाते इसलिए वो टेस्ट फिर स्किप कर देते हैं, देते ही नहीं है टेस्ट वो। तो इससे बहुत बड़ा फर्क आता है इन छोटी छोटी चीज़ों से। सो फ्रेंड्स, ये विनय सर ने आपको सारी बातें, इतनी गूढ़ बातें ना आराम से एकदम फ्रीली बता दी कि फिजिकल केमिस्ट्री में क्या करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करना है, कौन सी किताबें हैं, कैसे नोट्स हैं, क्या वो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो बड़े कॉम्प्लेक्स टॉपिक जैसे पीरियोडिक टेबल और सॉल्ट एनालिसिस को आसानी से कर सकते हैं क्रैक। तो पहले चीज़ तो आप जूम पे सर से बात कर सकते हो, जो हमने नंबर दिया है उस नंबर में कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सएप पे। और सर की किताबें मैंने बताया कि अमेज़ॉन पे है, फ्लिपकार्ट पे है, वहाँ से आप जुड़ सकते हो और वो किताबें लेके अपनी तैयारी कर सकते हो। तो अगर आप ऐसे ऐसे गुरुओं से मिलोगे और उनसे ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स लोगे तो आई थिंक IIT, JEE और नीट जैसे डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम भी अच्छी तैयारी से आसानी से क्रैक किए जा सकते हैं। तो सर, आप जो है ना हमारी टीम के हिसाब से एक वेरीफाइड गुरु हो। हमने आपके टेस्टिमोनियल देखे, आपके कुछ स्टूडेंट से बात की, आपकी बुक्स को रिव्यू किया, एंड वी फाउंड आउट दैट यू आर अ प्योर ऑथेंटिक वेरीफाइड गुरु ऑफ इंडिया, स्पेशली फॉर केमिस्ट्री, IIT, JEE, नीट और अब तो CUT भी आ गया है, तो उन सब के लिए। तो दिस इज अ सर्टिफिकेट फ्रॉम आवर साइड टू यू सर। थैंक यू सर। ये अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट किसी भी टीचर के पास से देखते हो तो इट मीन्स इज अ ऑथेंटिक टीचर। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। सो फ्रेंड्स, ये हैं विनय सर जो केमिस्ट्री के लिए आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं इंडिया के डिफिकल्ट एग्जाम JEE और नीट को लेके। इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए शहर के नए गुरु से और बात करेंगे इंडिया के किसी और डिफिकल्ट एग्जाम को क्रैक करने की टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। अगर आप इस एपिसोड में और इस चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने फैमिली, फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ। अगले एपिसोड तक के लिए बाय बाय।